वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 16 अप्रैल और 16 अप्रैल से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन। बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में किसकी स्थापना की थी? तो आंसर है खालसा पंथ की। पुथांडु किस पंचांग प्रणाली की शुरुआत का प्रतीक है? आंसर है तमिल कैलेंडर। केंद्र सरकार के नए प्रस्ताव के अनुसार लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 से बढ़ाकर कितनी करने का लक्ष्य रखा गया है? आंसर है 850। उत्तर प्रदेश सरकार के नए आदेश के अनुसार नोएडा और गाजियाबाद में अकुशल श्रमिकों का मासिक वेतन बढ़कर कितना हो गया है? आंसर है 13,690 रुपए। अप्रैल 2026 में किसे ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है सुसान कोयल, जिसे सुसान कोयले के नाम से भी जानते हैं। वन्य जीव संरक्षण के लिए किस महिला गार्ड को प्रतिष्ठित WWF मछली नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर है अनीता चौधरी जी को। अप्रैल 2026 में किसे तमिलनाडु और पुदुचेरी का प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त नियुक्त किया गया है? आंसर है सुनील वाजपेयी जी को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वर्तमान में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है? तो आंसर है अनुच्छेद 21A। सागरमाला कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आंसर है बंदरगाह आधारित विकास। ठीक है, ये तो है कल का रिवीजन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और करंट अफेयर्स का जो एक सीरीज है वो लगातार आप लोग फॉलो करिए, जिससे करंट अफेयर्स का बेस आप लोगों का मजबूत रहे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। असमिया नववर्ष के रूप में मनाया जाने वाला बोहाग बिहू का पहला दिन, जिसे गोरू बिहू के नाम से जानते हैं, किसे समर्पित होता है? तो इसका आंसर है मवेशियों को ये समर्पित होता है, जिसमें गाय और बैल प्रमुख हैं। बोहाग बिहू, जिसे रोंगाली बिहू भी कहते हैं, असमिया नववर्ष और वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। यह 7 दिनों तक मनाया जाता है। गोरू बिहू जो कि पहला दिन है, इस दिन खेती में मदद करने वाले मवेशियों को नदी में नहलाया जाता है, उन्हें सजाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। मनुह बिहू जो कि दूसरा दिन है, यह दिन इंसानों के लिए होता है। लोग नए कपड़े पहनते हैं और बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं और उपहारों का आदान प्रदान करते हैं। इस उत्सव का मुख्य आकर्षण बिहू नृत्य है, जो ढोल और पेपा जो कि भैंस के सींग से बना वाद्य यंत्र है की थाप पर किया जाता है। यह त्योहार प्राचीन काल के कृषि चक्र और बुआई के मौसम की शुरुआत से जुड़ा है, जो प्रकृति और उर्वरता के प्रति सम्मान प्रकट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाली नववर्ष पोहेला बोईसाख के अवसर पर व्यापारियों द्वारा नए खाते शुरू करने की परंपरा को क्या कहा जाता है? आंसर है हाल खाता। ठीक है, पोहेला का अर्थ है पहला और बोईसाख बंगाली कैलेंडर का पहला महीना है। वर्ष 2026 में यह 1433 बंगाली युग की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन व्यापारी अपने पुराने हिसाब किताब बंद कर नए खाते जो कि लाल रंग की डायरी से शुरू करते हैं और ग्राहकों को मिठाई खिलाकर पुरानी उधारी चुकाने का आग्रह करते हैं। महिलाएं पारंपरिक लाल बॉर्डर वाली सफेद साड़ी पहनती हैं और घरों के आंगन में अल्पना जो कि चावल के घोल से बनी रंगोली होती है बनाई जाती है। इस दिन पंता भात, इलिस मछली जिसे हिलसा के नाम से भी जाना जाता है और मिठाइयों में रसगुल्ला व मिष्टी दोही विशेष रूप से पसंद किए जाते हैं। इस त्योहार की जड़ें मुगल काल से जुड़ी हैं, जब कृषि चक्र और कर यानी टैक्स संग्रह के लिए इस कैलेंडर को व्यवस्थित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक डीप टेक स्टार्टअप की श्रेणी में आता है? तो पहला ऑप्शन है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, दूसरा है रोबोटिक्स,
तीसरा है क्वांटम कंप्यूटिंग और चौथा है ई कॉमर्स। तो इसमें जो है ये 3 आते हैं, कौन कौन से? कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स और क्वांटम कंप्यूटिंग। इससे ऑप्शन ए जो है सही होगा। ठीक है, ई कॉमर्स इसकी श्रेणी में नहीं आता है। स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 का कुल बजट 10,000 करोड़ रुपए है। इसका उद्देश्य स्टार्टअप्स को पूंजी की कमी न होने देना है। यह फंड मुख्य रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स और बायोटेक और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिन्हें रिसर्च के लिए अधिक समय और पैसे की जरूरत होती है। इस योजना का नेतृत्व सब्सिडी द्वारा किया जाता है और इसकी देखरेख वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का DPIIT यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड विभाग करता है। सरकार सीधे स्टार्टअप में पैसा नहीं लगाती, बल्कि वह सेबी पंजीकृत फंड्स यानी AIFs मीन्स अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में निवेश करती है, जो आगे चलकर होनहार स्टार्टअप्स को पैसा देते हैं। इस योजना को 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है डीप टेक, दूसरा है प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप्स और तीसरा है उन्नत विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग और चौथा है सामान्य क्षेत्र। ठीक है, इसे 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष तक कोको उत्पादन में पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इसका आंसर है 2040 तक। भारत का उद्देश्य वर्ष 2040 तक कोको उत्पादन में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनना और आयात जो वर्तमान में $866 मिलियन से अधिक है को समाप्त करना है। भारत अभी अपनी कुल कोको मांग का 20% से भी कम हिस्सा घरेलू स्तर पर पैदा करता है, शेष हिस्सा विदेशों से आयात किया जाता है। चरणबद्ध योजना, ठीक है, 2026 से 28 कोको पर राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत और उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना होगी और 2028 से 30 में 1 लाख किसानों को प्रशिक्षण देना और 25 मिलियन पौधे वितरित करना है। 2030 से 35 का लक्ष्य खेती का विस्तार 1 लाख हेक्टेयर तक करना ताकि 50% मांग पूरी हो सके। पारदर्शिता के लिए डिजिटल किसान रजिस्ट्री और ट्रेसिबिलिटी सिस्टम शुरू किया जाएगा, जिससे फसल को खेत से बाजार तक ट्रैक किया जा सके। इस योजना से न केवल आयात पर निर्भरता कम होगी, बल्कि भारत एक शुद्ध निर्यातक बनने की दिशा में भी आगे बढ़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अप्रैल 2026 को कर्नाटक के मांड्या जिले में किस मंदिर का उद्घाटन किया? आंसर है गुरु भैरवैक्य मंदिर। गुरु भैरवैक्य मंदिर का इन्होंने उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के मांड्या जिले में स्थित आदिचुंचनगिरी मठ में गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन किया। यह मंदिर मठ के 71वें पीठाधीश डॉक्टर बाल गंगाधर नाथ महास्वामी जी की स्मृति में बनाया गया, जिन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बड़ा योगदान दिया। मंदिर का निर्माण पारंपरिक द्रविड़ वास्तुकला शैली में किया गया है, जो दक्षिण भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। यात्रा के दौरान पीएम ने ज्वाला पीठ में भी पूजा की, जो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव की तपस्या से जुड़ा स्थल है। इस अवसर पर पूर्व पीएम HD देवगौड़ा के साथ मिलकर सौंदर्य लहरी और शिव महिमा स्तोत्रम नामक पुस्तक का विमोचन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के विकास के लिए कितने बिंदुओं वाले विकास एजेंडा की रूपरेखा प्रस्तुत की? आंसर है 9 सूत्री, 9 पॉइंट्स एजेंडा जो है यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। इस एजेंडे का लक्ष्य विकसित कर्नाटक के माध्यम से विकसित भारत के विजन को पूरा करना है, जिसमें नागरिक भागीदारी और सांस्कृतिक मूल्यों पर जोर दिया गया। कावेरी बेसिन के क्षेत्रों के लिए जल संरक्षण को प्राथमिकता दी गई है। साथ ही अपनी माता के नाम पर वृक्षारोपण करने की भावनात्मक अपील की गई है। वोकल फॉर लोकल के तहत स्वदेशी उत्पादों और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने का आह्वान किया गया है, ताकि स्थानीय उद्योगों को मजबूती मिले। किसानों को प्राकृतिक और रसायन मुक्त खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया गया है। स्वास्थ्य के लिए रागी जैसे मोटे अनाज,
और योग को अपनाने की सलाह दी गई है। समाज के उत्थान, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आदि चुनचनगिरी मठ जैसे संस्थानों की सेवा और भूमिका को रेखांकित किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP31 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर है तुर्की। COP31 का आयोजन 2026 में तुर्की के अंताल्या शहर में किया जाएगा। इस बार एक नया मॉडल अपनाया गया है। तुर्की मेजबान देश होगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया वार्ताओं का नेतृत्व करेगा। ऑस्ट्रेलिया के ऊर्जा मंत्री क्रिस बोवेन को वार्ता अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसे भविष्य की जलवायु सम्मेलन समिति का नाम दिया गया है, जिसका उद्देश्य केवल चर्चा करना नहीं बल्कि जलवायु वादों को ठोस कार्यवाही में बदलना है। इसमें स्वच्छ ऊर्जा, टिकाऊ कृषि, महासागर संरक्षण और जैव विविधता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर कार्य योजना तैयार की गई है। यह सम्मेलन विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त यानी क्लाइमेट फाइनेंस और नई तकनीक के हस्तांतरण पर विशेष जोर देगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नए महासचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? आंसर है अनंत स्वरूप जी ने इस कार्यभार को संभाला है। भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा IRPS के 1992 बैच के अधिकारी अनंत स्वरूप को FICCI का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। उन्होंने 14 अप्रैल 2026 से अपना पदभार संभाल लिया है। उन्हें सार्वजनिक नीति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और नियामक ढांचे में 30 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है। वे वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव, व्यापार उपचार महानिदेशक और जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन में प्रथम सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं। उनके पास प्राणी शास्त्र यानी जूलॉजी में मास्टर डिग्री के अलावा MBA, LLB और सतत अवसंरचना एवं वित्त में स्नातकोत्तर डिग्री है। FICCI की भूमिका। FICCI भारत का सबसे बड़ा और पुराना व्यापारिक संगठन है, जो सरकार और उद्योगों के बीच एक सेतु का काम करता है। उनके नेतृत्व में संगठन के नीतिगत सुधारों को मजबूती मिलने की उम्मीद है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अप्रैल 2026 को बिहार के 21वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? आंसर है सम्राट चौधरी जी ने शपथ ली है। भाजपा नेता सम्राट चौधरी बिहार के 21वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। यह पहली बार है जब भाजपा राज्य में सरकार का प्रत्यक्ष नेतृत्व कर रही है। ठीक है, लगभग 2 दशकों तक बिहार की राजनीति के केंद्र में रहने के बाद नीतीश कुमार ने पद से इस्तीफा दे दिया और अब वे राज्यसभा के सदस्य बन गए। पटना के राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने सम्राट चौधरी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो यहाँ के राज्यपाल कौन है? सैयद अता हसनैन जी। ठीक है, और मुख्यमंत्री बनने से पहले सम्राट चौधरी राज्य के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। ठीक है, बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। भाजपा के इस कदम को आगामी चुनाव से पहले राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने किस बैक्टीरिया का उपयोग करके प्लास्टिक कचरे यानी PET, इसका मतलब है पॉलीएथिलीन टेरेप्थलेट को पार्किंसंस की दवा लेवोडोप में परिवर्तित किया है? तो इसका आंसर है ई कोली का उपयोग करके इन्होंने इस सब परिवर्तन को किया है। वैज्ञानिकों के आनुवांशिक रूप से संशोधित ई कोली बैक्टीरिया की मदद से सामान्य प्लास्टिक बोतलों को लेवोडोप में बदल दिया है। यह पार्किंसंस रोग के उपचार के लिए सबसे प्रभावी दवा है, जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों को प्रभावित करने वाले इस तंत्रिका संबंधी विकार के लक्षणों को नियंत्रित करती है। ये विशेष बैक्टीरिया प्लास्टिक के भीतर मौजूद कार्बन का उपयोग करते हैं और उसे दवा बनाने वाले रासायनिक यौगिक में बदल देते हैं। यह तकनीक जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करती है और प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या का समाधान कर चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती है। इसी शोध दल ने पहले प्लास्टिक को पैरासीटामोल यानी दर्द निवारक दवा में बदलने में भी
सफलता हासिल की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन द्वारा प्रस्तावित 120 किलोमीटर लंबी समुद्री सुरंग किन दो प्रमुख तटीय शहरों को आपस में जोड़ेगी? तो इसका आंसर है डालियान और यानताई को ये आपस में जोड़ेगी। चीन 120 किलोमीटर लंबी एक समुद्री रेल सुरंग बनाने की योजना पर काम कर रहा है। यह पूरी होने पर दुनिया की सबसे लंबी समुद्री सुरंगों में से एक होगी। वर्तमान में इन दो शहरों के बीच यात्रा में घंटों लगते हैं, लेकिन इस सुरंग के माध्यम से हाई स्पीड ट्रेन द्वारा यह सफर मात्र 40 मिनट में पूरा हो सकेगा। यह सुरंग लियाओनिंग और सेडोंग प्रांतों को जोड़ेगी, जिससे उत्तरी चीन के आर्थिक एकीकरण को मजबूती मिलेगी। समुद्र के नीचे इतनी लंबी सुरंग बनाना एक इंजीनियरिंग चुनौती है, जिसमें भूकंपीय जोखिमों और समुद्र तल की बनावट का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। वर्तमान में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच स्थित चैनल टनल सबसे प्रसिद्ध लंबी समुद्री सुरंगों में शामिल है, लेकिन चीन की यह प्रस्तावित सुरंग उससे भी अधिक लंबी है। ठीक है, तो चैनल टनल जो है ये सबसे लंबी सुरंग है, लेकिन बाद में जब यह कंप्लीट होगी तो चीन की जो ये प्रस्तावित सुरंग है ये सबसे लंबी सुरंग बन जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आज का क्वेश्चन है, कोन्याक जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल का क्वेश्चन। भारत में क्वांटम परीक्षण की पहली सुविधा किस राज्य ने शुरू की? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। बाकी इस डिस्क्रिप्शन को आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।